हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था अपने इस चैनल आलम फाउंडेशन क्लासेस के माध्यम से क्लास 11th की केमिस्ट्री। देखिए, हमने जो केमिस्ट्री की शुरुआत की थी, मैंने कहा था कि आपके साथ एक नया सफ़र है। इसमें मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो बनाया था इस पर जनरल केमिस्ट्री के बारे में। उसमें बहुत सारा आइडिया मैंने दिया था, जनरली जो आपने बेसिक चीज़ें पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। उसमें वो वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक मकसद था कि आप ये समझ जाएं कि अब हम केमिस्ट्री के इर्द गिर्द पहुंचने वाले हैं, हम केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, उसकी शुरुआत होने वाली है। आज हम उसी केमिस्ट्री के उसी चैप्टर के अगले टॉपिक की बात करेंगे। जो हमारा पहला चैप्टर था वो था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। उसमें आज जो मैं शुरू करूंगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग का नियम। मेरी बात ध्यान से समझिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने पे रसायन विज्ञान की अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं। केमिस्ट्री मतलब रिएक्शन। आप किसी के दिमाग में भी दिमाग में ये आ जाता है कि केमिस्ट्री का मतलब रिएक्शन है। तो अगर कहीं रिएक्शन है तो क्या वो रिएक्शन जो हो रहा है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, वो कैसे हो रही हैं? वो भी कुछ नियम्स पे हो रही हैं, उनके पीछे भी कुछ लॉ है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं को कुछ नियमों के आधार पर दिया जाता है तो किन नियमों के आधार पर दिया जाता है, उसी का अध्ययन हम करेंगे रासायनिक संयोग के नियम में। जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, जो रासायनिक संयोग हो रहा है एटम्स के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच, उनके कुछ नियम होंगे, कुछ लॉ होंगे, उसको हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग का नियम। तो पहले भी एटम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। पहले हम कुछ जनरल नियम पढ़ेंगे इसमें, जो हमें बताया गया है, जो हम पढ़े हुए हैं, जो हमको पढ़ाना है। देखिए, पहला जो है वो है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दिमाग में ही नाम से ही समझ में आ रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का मतलब कि द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा सेम वे कि आप किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो ना बदलेंगे अभिक्रिया के पहले ना अभिक्रिया के बाद, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया पे चर्चा करनी है। तो अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फिर तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और लास्ट है गै-लुसाक का नियम। तो एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए पहला शुरू करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब आते हैं पहले वाले पे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं। अगर हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो इसको किसने सबसे पहले दिया था? जिस वैज्ञानिक ने इसको दिया था उनका नाम है, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उनका नाम है लेवोजियर। ठीक है, ये लेवोजियर नामक साइंटिस्ट ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय ए लेवोजियर। पहली बात याद रखें। दूसरा ये क्या कहता है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दैट लॉ? तो ये नियम कहता है कि किसी भी भौतिक या रासायनिक, ठीक है, परिवर्तन के फलस्वरूप बने, ठीक है, किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बने उत्पाद के कुल द्रव्यमान, ठीक है, किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बने उत्पाद के कुल द्रव्यमान क्या होंगे? सदैव अभिकारी पदार्थों के द्रव्यमानों के बराबर होते हैं। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश टू इंग्लिश इस डेफिनेशन को लिखने की कोशिश करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस, किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बने उत्पाद का कुल द्रव्यमान सदैव अभिकारी पदार्थ के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे मैं आपको एक अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, जैसे मैं एक रिएक्शन लिख लूं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने गर्म कर दिया
तो CaO और CO2 में चेंज हो गया। ठीक है, अब यहां से समझने जैसी बात है कि यहां से CaCO2 कितना, CaCO3 कितना ग्राम है। देखिए कैल्शियम का 40 ले लीजिए एटॉमिक वेट, कार्बन का 24 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, ऑक्सीजन का 16 या 48 हो जाएगा, तो 48 12 40 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मैंने 100 ग्राम लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट कितना ग्राम लिया है, 100 ग्राम। ठीक है, अब देखें कैल्शियम ऑक्साइड कितना बना हुआ है, तो ये हमारा 40 हो गया और ये हमारा 16 हो गया, 8 दूना 16। ठीक है, तो 40 और 16 कितना हो गया, 56। ठीक है, इसका एटॉमिक वेट 16 और इसका एटॉमिक वेट 40। अब आइए कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का ले लीजिए, 12 प्लस 6 दूना 12 और 16 दूना 32, तो 44 हो गया, 44 ग्राम। अब आप देखिए कि जो हमारा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट वो 100 ग्राम है, और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, लिखता हूं, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट वो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। वो भी 56 प्लस 44 इक्वल टू 100 ग्राम, ये भी हो गया, और ये भी हमारे पास कितना है, 100 ग्राम है। तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जो रिएक्शन के पहले रिएक्टेंट का टोटल मास है, वो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का भी टोटल मास उतना ही है। यानी कि कोई भी फिजिकल चेंजेज हो या केमिकल चेंजेज हो, तो हमेशा उस पदार्थ का, जिस पदार्थ में वो चेंज आप देख रहे हैं, उस पदार्थ का रिएक्शन से पहले यानी रिएक्टेंट में जो टोटल मास होगा, वही मास नए बने हुए प्रोडक्ट के टोटल मास की क्या होगा, इक्वल होगा। ये प्रूफ करता है कि जो पदार्थ का कुल द्रव्यमान है, ठीक है, वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, अर्थात पदार्थ नष्ट नहीं हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का मतलब यही हुआ कि द्रव्यमान यानी द्रव्य न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया। अब हम देखेंगे कि मॉडर्न डे में इसको कैसे हम पढ़ते हैं। आधुनिक दौर में हम इसको किसी और भी तरीके से क्या इसको पढ़ सकते हैं। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बात की थी आइंस्टीन की, ठीक है। तो आइंस्टीन समीकरण जो कहता है वो क्या कहता है, ध्यान से दीजिए। देखिए आइंस्टीन समीकरण, इसको हमने पढ़ा होगा द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ठीक है। E = mc²। आइंस्टीन ये कहते हैं कि हर वह वस्तु जिसके पास मास है उसके पास एनर्जी होगी, ठीक है। हर वह वस्तु जिसके पास द्रव्यमान है उसके पास ऊर्जा होगा। इसका मतलब यही हुआ कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित हैं। यहाँ पे हम C बराबर पढ़ना चाहें तो ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण जो है वो आज भी जैसे पहले बताया गया था सेम वैसे आज भी चल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। से हम एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से क्या कर सकते हैं, बदल जरूर सकते हैं, ठीक है। जिसे हम आइंस्टीन के समीकरण से भी समझ पा रहे हैं कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या कहलाता है कि जो मास है वो एनर्जी को डिसाइड करेगा, ठीक है। E = mc², ठीक है। इस इक्वेशन के थ्रू हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉज करके इसको व्यापक से बना सकते हैं। अब दूसरा पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। चलिए इसको मिटा लेता हूं मैं। देखिए अब हम बात करेंगे स्थिर अनुपात के नियम की, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करेंगे हम। पहली बात तो ये कि इस नियम को किसने दिया था। फिर आते हैं फ्रांस के रसायनज्ञ थे, फ्रांस के कोई केमिस्ट थे जिनका नाम था प्राउड्स, उन्होंने दिया था सन 1799 में। अब इसको क्या इसका स्टेटमेंट था वो पढ़ते हैं। स्थिर अनुपात का नियम जो दिया गया था, देखिए मैं पहले इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि मेरा टाइम ज्यादा से ज्यादा बच सके, हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको प्रोवाइड कर सके। आपके सामने भी लिखूंगा तो फिर वो टाइम किल होगा, मैं वही बचाने की चक्कर में हूँ, ठीक है। देखिए क्या इसका स्टेटमेंट है कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक कोई भी केमिकल कंपाउंड, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्रोत से या किसी भी विधि द्वारा क्यों ना प्राप्त किया गया हो, चाहे आप किसी मेथड से उसको प्रिपेयर करिए, चाहे कहीं से उसको लेके आइए, ठीक है, उसमें उपस्थित जो तत्व होंगे, उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, वो भार के अनुसार अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स वो क्या करेंगे, एक रेशियो में, एक अनुपात में, एक निश्चित एक कांस्टेंट रेशियो में एक दूसरे से रिएक्ट किए होंगे, संयुक्त हुए होंगे, जुड़े होंगे,
फिर से मैं समझाता हूं, कोई भी यौगिक चाहे आप किसी भी विधि द्वारा बनाइए, चाहे आप कहीं से लेके आइए, उसमें उपस्थित तत्व जो होंगे वो एक निश्चित भार के हिसाब से संयोग किए होंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा आपको बहुत अच्छे से, स्टेटमेंट समझ में आ गया, एग्जांपल से और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे आप वाटर की बात कर लीजिए, H2O की, आप इसको कहां कहां से ला सकते हैं, जितना आप सोचेंगे उससे दो चार ज्यादा ही जगह होगा। जैसे आप इसको कुआं से ले आ सकते हैं, ठीक है, इसको आप नहर से ला सकते हैं, इसको आप तालाब से ला सकते हैं, इसको आप झरना से ला सकते हैं, इसको आप पोखरे से ला सकते हैं, ठीक है, या नदी से लाइए, इसको आप सागर से ला सकते हैं, और कहां से लाइए बताइए, और नलकूप से लाइए, ठीक है। तो आप पानी को कहीं से प्राप्त कीजिए, वाटर को आप लेबोरेटरी में बना लीजिए भैया, क्या परेशानी है। जब आप इस वाटर को आप चाहे किसी भी विधि द्वारा बनाइए, चाहे कहीं से भी प्राप्त कीजिए इस यौगिक को, ठीक है, आप देखेंगे कि इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात है, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का भार आप जानते हैं 1 होता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन का भार 16 हो गया, और इनके भार का सिंपलेस्ट रेशियो आएगा वो 1:8। तो इनके जो भार का अनुपात होगा, चाहे वो कुआं से लेकर आइए पानी को, चाहे आप नहर से लेकर आइए, चाहे तालाब से लेकर आइए, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से लेके आइए वाटर को, पानी को, और उस पानी में आप देखिए कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात है, उसमें उपस्थित तत्व जो उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनके जो वेट का जो रेशियो है, जो भार का अनुपात है, वो हमेशा एक संबंध क्या मिलेगा आपको, 8 मिलेगा। ये बता रहा है किस नियम की पुष्टि कर रहा है, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नियम की क्या कर रहा है, पुष्टि कर रहा है। इसको भी पॉज करके आप फटाफट नोट कर लीजिए। भाई तीसरे लॉ को देखते हैं, रासायनिक अनुपात गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पहली बात तो इसको प्रतिपादन किसने किया था, जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन ने सन 1804 ईस्वी में गुणित अनुपात के नियम को बताया था। देखिए ये जो चैप्टर है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसके दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में आपसे पूछ लेगा गुणित अनुपात का नियम किसने किया था, 4 ऑप्शन दे देगा और फिर आपको आंसर ट्रिक करना होगा। इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस भी इस पे पूछे गए हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। तो गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। क्या स्टेटमेंट था इस लॉ का, थोड़ा ध्यान दें। जब 2 तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट्स होंगे और दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और 2 से ज्यादा यौगिक बनाएंगे, ठीक है, 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के विभिन्न भार, उसमें से किसी एक तत्व का भार जो होगा वो क्या होगा, हमेशा अलग अलग होगा। दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, उनमें परस्पर सरल अनुपात होता है। प्लीज फिर से पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। एक तत्व का विभिन्न भार, मतलब 2 या 2 से अधिक यौगिक बनेगा। अब जब 2 या 2 से अधिक यौगिक बनेगा तो किसी एक तत्व का भार बदल रहा होगा, पहले वाले यौगिक में, दूसरे वाले यौगिक में, तीसरे वाले यौगिक में, जितने यौगिक बने होंगे उन सब में किसी एक तत्व का भार अलग अलग होगा और एक तत्व का भार निश्चित होगा। तो जिस तत्व का भार अलग अलग होगा वो सभी भार का जो अनुपात होगा वो एक सरल अनुपात होगा, एक सिंपलेस्ट रेशियो होगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। मैं आपको पहले एग्जांपल जो बताता हूं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करता हूं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन के ज्ञात ऑक्साइड्स में अगर मैं बात करूं तो पहला ऑक्साइड हो गया N2O। N2O नाम बता सकते हैं इसका, बिल्कुल, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर N2O3, ठीक है। अगला क्या बनेगा N2O3, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। फिर क्या आएगा N2O4, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, N2O5, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे, 5 ऑक्साइड देख रहे हैं, ठीक है। अब इन ऑक्साइड्स में देखिए नाइट्रोजन, हर जगह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व मिल करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाए हैं। केवल 2 तत्वों की बात हो रही थी, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, मिल करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाए हैं। यहाँ नाइट्रोजन कितना है बताइए, नाइट्रोजन का मैं बता देता हूँ आपको, भार कितना होगा 14 और ऑक्सीजन का भार कितना होगा 16। अब जल्दी से बताइए, 14 दूना 28 संबंधे, यहाँ ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, यहाँ नाइट्रोजन का 14 ही होगा, यहाँ 2 था ना और यहाँ 16, यहाँ देखिए 28 टेंस टू
16 तिया 48, फिर यहाँ क्या हो जाएगा नाइट्रोजन का 14 दूना 28 और इसका कितना हो जाएगा 16 चौको 64 और यहाँ कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का 28 संबंधे 16 पचे 80। मैं इसको या करके इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, इसको 28 टेंस टू 16 लिख सकता हूँ। इसको मैं अगर 28 करूँ तो ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, मतलब अगर ये डबल लूंगा तो ये भी डबल होगा। यहाँ पे 28 टेंस टू 48, यहाँ 28 टेंस टू 64, यहाँ 28 टेंस टू 80। अब इस रिएक्शन के थ्रू, इस कैलकुलेशन के थ्रू क्या समझ पा रहे हैं, इस कैलकुलेशन के थ्रू यही समझ पा रहे हैं कि दो तत्व जो दो या दो से अधिक यौगिक बनाए हैं आपस में संयोग करके, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व थे, उन्होंने मिल करके नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड बनाए, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया, नाइट्रस ऑक्साइड बनाया, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड बनाया, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड बनाया, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड बनाया। ठीक है, ये जो ऑक्साइड्स बने हैं उसमें किसी एक, ध्यान से देखिए, एक तत्व के विभिन्न भार, किस तत्व का विभिन्न भार, ऑक्सीजन का, यहाँ 16, फिर ऑक्सीजन का 16, मैंने इसको आगे और अच्छे से किया 16 32 48 64 80। तो एक तत्व का भार अलग अलग है और जो दूसरा वाला तत्व है उसका भार निश्चित है। ठीक है, या नाइट्रोजन टेंस टू ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन के एक निश्चित भार से संयोग कर रहा है ऑक्सीजन का भिन्न भिन्न भार। ठीक है, और ऑक्सीजन के ये जो डिफरेंट वेट है, इनमें अगर आप रेशियो निकालेंगे तो वो जो रेशियो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, सरल अनुपात मिलेगा। निकाल लीजिए, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौको 64, 16 पचे 80, यानी जो आपको ऑक्सीजन का अनुपात मिलेगा वो कितना मिल जाएगा बताइए, 1 संबंधे 2 संबंधे 3 संबंधे 4 संबंधे 5। तो ये नियम यही बता रहा है कि जब दो या दो से अधिक यौगिक एक दूसरे से रिएक्ट करके, तत्व एक दूसरे से रिएक्ट करके दो या दो से अधिक यौगिक बना रहे हैं, तो एक तत्व का भार निश्चित होगा और दूसरे वाले तत्व का भार जिसका बदल रहा है वो भी आपस में एक सरल अनुपात में दूसरे वाले तत्व से रिएक्ट कर रहे होंगे। ये लॉ गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। प्लीज पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा, ये तीसरा था ना। चलिए इस पे एक और एग्जांपल आपको कराते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं चाह रहा हूं कि आप गुणित अनुपात को अच्छे से समझ लें, क्योंकि आपको दो नियम तो बहुत इजीली समझ में आए थे। पहला वाला जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो अभिकारक का कुल द्रव्यमान है वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। दूसरा वाला भी आपको बहुत इजी वे में समझ में आया कि कोई भी यौगिक चाहे दुनिया में किसी भी विधि से बनाइए, चाहे कहीं से लाइए, ठीक है, उसमें उपस्थित जो एलिमेंट्स है उनके भार का अनुपात सदैव क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये दो बातें समझ में आ गई। तीसरी जो बात मैंने अभी आपको पढ़ाई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की, उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है ना भाई, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते क्या क्या है, चलिए CO और CO2 बनाते हैं। मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब दो तत्व या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो तत्व मिलकर के दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उसमें से एक तत्व का जो भार है वो निश्चित भार है, जो दूसरे वाले तत्व के अलग अलग भार से संयोग कर रहा है, तो इस दूसरे वाले तत्व के भार में एक सरल अनुपात होगा। ये नियम कह रहा है। तो आइए चलिए देखिए, इसमें इस CO में देखिए, इसमें कार्बन 12 ग्राम है, ठीक है, ऑक्सीजन 16 ग्राम है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन 12 ग्राम है, ठीक है, तो इसका भार निश्चित हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32 ग्राम हो गया। अब इस निश्चित वाले भार के साथ जो दूसरे वाले तत्व का भार है, क्या उसमें एक सरल अनुपात आपको मिल रहा है? बिल्कुल, 1 संबंध 2 का सरल अनुपात मिला, 16 कम 16, 16 दूना 32। तो ये किस नियम की पुष्टि कर रहा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, यह गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि कर रहा है। एक एग्जांपल ये भी आप बना सकते हैं, फटाफट बनाइए। चलिए अब बात करते हैं चौथे वाले की, व्युत्क्रम अनुपात के नियम की। देखिए मैंने पहले से लिख रखा है। जर्मन साइंटिस्ट रिचर नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लॉ को दिया था। रिचर ने क्या बताया था कि जब दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व की एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, यहाँ 3 तत्वों की बात की जा रही है। इसके पहले हमने जो पढ़ा था वहां पे कितने तत्व थे? केवल 2 तत्व थे। अब कितने तत्वों की बात हो रही है? 3 तत्वों की बात हो रही है। तो जहां पे 3 तत्वों में से 2 तत्व, ध्यान से देखिए, 2 तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करेंगे, ठीक है।
तो उनके द्रव्यमानों में वही अनुपात होगा जिस अनुपात में वे एक दूसरे से जुड़ रहे होंगे। समझाता हूं मैं आपको। जैसे देखिए, मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ए बी से रिएक्ट कर रहा होगा, सॉरी बी ए से रिएक्ट कर रहा होगा, सी ए से रिएक्ट कर रहा होगा। मान लीजिए बी ए से रिएक्ट किया, ठीक है, बी ए से रिएक्ट किया x टेंस टू y रेशियो में, सी ए से रिएक्ट किया, ठीक है, कोई इसका रेशियो होगा p टेंस टू q रेशियो में। लेकिन जब b और c एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो यहां पर देखिए, जब b a से रिएक्ट किया तो b टेंस टू a का जो अनुपात आया वो x संबंधी y आया। जब c a से रिएक्ट किया तो p संबंधी q आया, ठीक है। तो यहाँ पे c और यहाँ पे q, ठीक है, सॉरी a। तो अब ध्यान दीजिए, जब यह b और c दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व की एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग कर रहे हैं तो उनके द्रव्यमान में वही अनुपात आएगा। इन दोनों के द्रव्यमान में जो अनुपात आया, यहाँ पे कितना आया है, x संबंधी p, वही अनुपात आएगा जिस अनुपात में भी एक दूसरे से संयोग करेंगे। अगर ये b और c आपस में संयोग करते हैं तो वहां भी अनुपात हमें क्या मिलेगा, x संबंधी p का ही मिलेगा। चलिए, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं इसको इरेज करके और इजी करके बताता हूं आपको एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों को देखिए, ठीक है। कार्बन अगर हाइड्रोजन से मिलता है तो CH4 बनाता है, कार्बन अगर ऑक्सीजन से मिलता है तो CO2 बनाता है, ठीक है। अब आइए सब पे आ जाइए, CH4 पे आइए, CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन लिख लीजिए, फिर आइए CO2 पे, यहां भी आप कार्बन और ऑक्सीजन लिख लीजिए, सॉरी यहाँ पे एक ऐसे कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। CH4 में हमने देखा, फिर अब हम देखेंगे CO2 में, ठीक है, किसमें किसमें, कार्बन और ऑक्सीजन में। फिर अगला कौन सा आएगा, अगला आ जाएगा हमारे लिए H और O मिलेगा तो क्या बनाएगा, H2O, ठीक है। तीन तत्वों की बात हो रही थी, जब तीन तत्वों में से दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के साथ, तो ये दो तत्व हो गए अलग अलग इस तीसरे तत्व के साथ अलग। जैसे हाइड्रोजन पहले C के साथ मिला तो क्या बनाया, CH4, ऑक्सीजन C के साथ मिला तो क्या बनाया, CO2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब वो एक दूसरे के साथ जुड़े, जो अलग अलग इसके साथ जुड़ रहे थे एक दूसरे के साथ जुड़े तो क्या बनाए, H2O। तो अब देखा गया कि जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 4, इसका वेट हुआ यहाँ पे, ठीक है। और जब CO2 के साथ मिले तो कार्बन 12 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन 32, 16 दूना 32। और जब ये आपस में मिले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O बना रहे हैं, तब उस कंडीशन में क्या होगा। अब H2O में देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का, H2O में अगर हम चेक करें तो H2O में हमें हाइड्रोजन का कितना मिल जाएगा 2 और ऑक्सीजन का कितना मिल जाएगा 16। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि जब दो अलग अलग तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग कर रहे हैं तो इस तीसरे तत्व के साथ संयोग करने में हाइड्रोजन का इसके साथ अनुपात कितना होगा, देखिए कितना है, हाइड्रोजन 4 है, ठीक है, और ऑक्सीजन का वेट कितना है 32 है। तो क्या मैं इन दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालूं तो मैं लिखूंगा CH4 व CO2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना हो जाएगा, 4 संबंधी 32 यानी कि 1 संबंधी 8, ठीक है भाई। ये कहता है कि जब वो तीसरे वाले तत्व के साथ एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो उनके द्रव्यमान में वही अनुपात आता है, ये अनुपात आया है, यही अनुपात आएगा जब वे आपस में संयोग करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालिए तो लिखेंगे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो गया, 2 संबंधी 16 यानी कि 1 संबंधी 8। यानी कि यहां से क्लियर हो रहा है कि जब दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करेंगे तो देखिए इसका इसके साथ जो द्रव्यमान का यूज हो रहा है इसका मास, और इसका फिर उसी के साथ जो दूसरे वाले तत्व के साथ जो द्रव्यमान यूज हो रहा है, इन दोनों के भार का अनुपात वही आ रहा है जब ये खुद आपस में रिएक्ट कर जा रहे हैं। तो 1 संबंधी 8 यहाँ भी आ गया, 1 संबंधी 8 यहाँ भी आ गया। प्लीज पॉज करके इसको फटाफट नोट। चलिए लास्ट पढ़ते हैं गै-लुसैक का नियम। गै-लुसैक के नियम को गै-लुसैक नामक साइंटिस्ट ने ही दिया था सन 1808 ईस्वी में। क्या स्टेटमेंट था इस नियम का, जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, उनमें गैसेस की बात कर रहा है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सॉलिड एंड लिक्विड फेज,
वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ऑन द गैसियस फेज। जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती है तो उनके अभिकारी आयतनों में, मतलब रिएक्टेंट, अभिकारी का मतलब यहाँ किससे है, रिएक्टेंट से है, में परस्पर तथा अभिक्रिया में बने गैसीय उत्पादों में, प्रोडक्ट जो गैस के रूप में बनेंगे, उसमें एक सरल अनुपात होता है। यानी यह स्टेटमेंट क्या कहता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें हमारा रिएक्टेंट भी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है, अभिकारक भी गैस है, उत्पाद भी गैस है, तो इन सब के आयतन में, इन सब के वॉल्यूम में एक सिंपलेस्ट रेशियो आपको मिलेगा। बट एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि उनके आयतन क्या किए गए हो, समान ताप और दाब पर मापे गए हो। ऐसा नहीं कि किसी का आयतन मेजर करते समय प्रेशर कुछ और हुआ, टेम्परेचर कुछ और हुआ, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने पर वॉल्यूम चेंज होगा उनका। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे सबके वॉल्यूम मेजर किए गए हों। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस गैलुसाइड के नियम को। जैसे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। यहां पे आप समझेंगे तो एक आयतन हाइड्रोजन है, ठीक है, एक आयतन क्लोरीन है और दो आयतन हमारा क्या बना हुआ है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना हुआ है। तो आप यहां से अगर समझने की कोशिश करें तो यहां जो अभिकारक और उत्पाद है सभी के सभी गैसीय प्रवस्था में है, ठीक है। तो इनमें जो सरल अनुपात मिलेगा, जो आपको सरल अनुपात मिलेगा एक दूसरे के आयतनों में, वो क्या मिलेगा, एक संबंधे क्या, दो। देखिए 1 tends to 1 tends to 2। अनदर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। N2 + 3H2 चेंज इनटू 2NH3। देखिए नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है और अमोनिया भी गैस है। ये सब एक दूसरे से रिएक्ट करके नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे से रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये एक आयतन है, ये कितना आयतन है, 3, और ये कितना आयतन बना रहा है, 2। तो इनमें जो सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, 1 tends to 3 tends to 2। तो यही बताया गैलुसाइड के नियम में। इस तरह से हमने आज कवर किया रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज मैंने जो आपको केमिस्ट्री का पहला लेक्चर पढ़ाया, दूसरा जो लेक्चर पढ़ाया, प्लीज इसको बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिए। इन पर बेस्ट मैं अगला जो वीडियो लेक्चर शुरू करूंगा, एक और लेक्चर बनेगा सिर्फ इसी पर बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर। जो थर्ड वीडियो लेक्चर आएगा आपका केमिस्ट्री का, वो इन पर बेस्ट क्वेश्चंस होगा। तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बहुत अच्छी बात आपको बताऊं, केमिस्ट्री को बहुत इजी वे में आपको पढ़ाऊंगा। थोड़ा ये सब जो है ना वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, पूरा लिखना पड़ रहा है, पूरा आपको थ्योरी बतानी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा टाइम टेकन हो रहा है। अदरवाइज जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है मेरे साथ। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अपना बेस्ट दे सकूं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको जब पढ़ा दिया जाए वो चैप्टर तो आप उसके सारे प्रॉब्लम्स, चाहे वो बोर्ड के हों चाहे वो कॉम्पिटिटिव हों, आप इजीली कर पाएं, ठीक है। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैंने आपसे पहले भी कर रखी है, आप फिर कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, उनको बताइए कि इस चैनल के माध्यम से उनको 9 से 12 तक की साइंस और मैथ की क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। थैंक यू।